जब भी हम इंजीनियरिंग, समाज सेवा और लेखन के बारे में सोचते हैं तो एक नाम हमेशा सामने आता है, सुधा मूर्ति। उनकी कहानी ये किसी शांत क्रांति से कम नहीं है, जिसका असर हम आज भी महसूस करते हैं। तो चलिए उनके इसी अविश्वसनीय सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि उनके पूरे जीवन का फलसफा है। यही वो सोच है जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि अनगिनत लोगों की दुनिया बदलने की नींव रखी। उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी सी चीज से, एक पोस्टकार्ड। एक ऐसा कदम जो शायद उस वक्त तो बहुत छोटा लगा होगा, लेकिन जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। जरा सोचिए, ये 1974 की बात है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कंप्यूटर साइंस की एक क्लास जो पूरी तरह से लड़कों से भरी हुई है, और उन सबके बीच सिर्फ एक अकेली लड़की, सुधा मूर्ति। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये उस जमाने में उनकी हिम्मत और अकेलेपन को दिखाता है। और फिर उनकी नज़र इस विज्ञापन पर पड़ी। साफ साफ लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन ना करें। ये सिर्फ नौकरी का एक विज्ञापन नहीं था, ये तो सरासर भेदभाव था। और सुधा मूर्ति के लिए इसे चुपचाप मान लेना नामुमकिन था। ये लड़ाई नौकरी की थी ही नहीं, ये बराबरी के हक की थी। तो उन्होंने क्या किया? कोई हंगामा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस एक साधारण सा पोस्ट कार्ड उठाया और सीधा देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक JRD टाटा को ही लिख भेजा। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसकी गूंज बहुत दूर तक जाने वाली थी। और नतीजा जबरदस्त था। सुधा मूर्ति टेल्को में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी। उनके इस एक कदम ने न सिर्फ उनके लिए दरवाजे खोले, बल्कि उनके बाद आने वाली न जाने कितनी ही महिलाओं के लिए एक रास्ता बना दिया। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये कहानी है एक दांव की, जो सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू हुआ था, लेकिन जिसने भारत की पूरी टेक इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल के रख दिया। साल था 1981। सुधा मूर्ति ने अपनी सारी बचत, जो कि 10,000 रुपए थी, अपने पति नारायण मूर्ति को दे दी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक बहुत बड़े सपने पर लगाया गया सबसे बड़ा दाव था। ये शब्द सिर्फ सपोर्ट नहीं थे, ये एक अटूट विश्वास था। उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि अपने पति को उनके सपने को जीने की पूरी आज़ादी दी, और सारी की सारी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर उठा ली। ये फैसला करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने ये तय किया कि इन्फोसिस को सफल बनाने के लिए उनमें से कोई एक ही कंपनी में काम करेगा, और उन्होंने खुद पीछे हटने का फैसला किया ताकि एक इंसान घर को संभाल सके और दूसरा कंपनी को अपना 100% दे सके। ये उनके साझा सपने के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान था। इन्फोसिस सफल हुई, बहुत सफल हुई, लेकिन सुधा मूर्ति के लिए कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यही से उनकी जिंदगी का एक नया और शायद सबसे जरूरी अध्याय शुरू हुआ, समाज को वापस लौटाने का। और जानते हैं उन्हें इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? उसी इंसान से जिन्हें उन्होंने सालों पहले वो पोस्टकार्ड लिखा था, JRD टाटा। टाटा की कही हुई ये बात सुधा मूर्ति के जीवन का मूल मंत्र बन गई। और इसी सोच के साथ 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत हुई। इसका मकसद एकदम साफ था, उन लोगों की मदद करना जिन्हें समाज में सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उनके काम का असर कितना बड़ा रहा? चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 70,000 से ज्यादा लाइब्रेरीज बनवाने में मदद की। सोचिए, 70,000 जगहों पर ज्ञान के दरवाजे खोल दिए गए। लेकिन उनका काम सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य और सम्मान का भी ध्यान रखा और 16,000 से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करवाया। और जब भी कोई आपदा आई, वो हमेशा मदद के लिए आगे रहीं। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में 2300 से ज्यादा घर बनवाकर लोगों को एक नई जिंदगी दी। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हजारों बदली ही जिंदगियों की कहानियां हैं। इंजीनियरिंग और समाज सेवा के अलावा सुधा मूर्ति का एक और भी रूप है जो लाखों दिलों के बेहद करीब है, और वो है एक कहानीकार का रूप। उनकी कहानियों की जड़ें उनके बचपन से जुड़ी हैं। जो कहानियां सुनते हुए वो बड़ी हुईं, उन्हीं कहानियों को उन्होंने अपनी कलम से कागज पर उतारा और पूरी दुनिया के साथ बांटा। उनकी किताबें सिर्फ बेस्टसेलर नहीं हैं, वे कृतज्ञता, करुणा और कड़ी मेहनत जैसे मूल्यों को भी सिखाती हैं। 60 लाख से ज्यादा कॉपियां बिकना, ये आंकड़े बताते हैं कि एक लेखिका के तौर पर उनका असर कितना गहरा है। इन सारी उपलब्धियों के पीछे एक बहुत ही सरल सा दर्शन छिपा है, जो उनकी विरासत का सबसे बड़ा हिस्सा है। सादा जीवन, ऊंचे विचार। जाहिर है, इतने बड़े योगदान को पहचान तो मिलनी ही थी। पद्मश्री से लेकर पद्म भूषण तक
देश के बड़े से बड़े सम्मानों ने उनके काम को सलाम किया है। और ये स्लाइड ये उनकी कहानी के सार को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ हैं उनकी विशाल सार्वजनिक उपलब्धियां और दूसरी तरफ हैं उनके निजी सिद्धांत, एकदम सादे और विनम्र। यही विरोधाभास उन्हें सच में असाधारण बनाता है। तो अंत में सवाल यही उठता है कि सुधा मूर्ति की जिंदगी हमें क्या सिखाती है? असल में एक समृद्ध जीवन जीने का मतलब क्या है? बैंक में जमा हुआ पैसा या फिर समाज पर छोड़ा गया एक सकारात्मक प्रभाव? सोचने वाली बात है ना।